यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग हर दिन की टॉपिक को मेंटेन करके चल रहे हैं, आज हम कुछ ऐसे ऐसे वर्ड लिए हैं जो कि आपको एडजेक्टिव में प्रेफरेंस देते हैं और एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कुछ वर्ड्स जैसे कि हम लोग जानते हैं, सम होता है, एनी होता है, लेटर और लेटर। ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रोनाउंसिएशन में देखिए क्या कहा। आप तो इसमें डिफाइन कर सकते हैं, किसमें, सम और एनी, है ना, इसमें डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आपका कुछ वर्ड होते हैं लेटर, ध्यान दीजिएगा, और लेटर, इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके एडजेक्टिव के पार्ट में। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक सेपरेट वीडियो दे दिया जाए, जिससे कि ये कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए, है ना दोस्तों। तो आइए एक एक करके हम लोग यहाँ से सीखते हैं, ठीक है। आइए पहला हम लेते हैं सम और एनी। क्या डिफरेंट होता है सम और एनी में? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा और एक एक वर्ड को अच्छे से सुनिएगा, है ना। तो देखिए क्या है सम और एनी। सम का पार्ट क्या होता है, ये सम और एनी। सम का यूज हमेशा आपको पॉजिटिव सेंस में करना है, किसके, पॉजिटिव। और एनी का यूज हमेशा निगेटिव सेंस में होता है, किसमें, निगेटिव सेंस में होता है। समझिएगा दोस्तों, सम का यूज किस में होता है, पॉजिटिव सेंस में, और एनी का यूज निगेटिव सेंस में होता है। और दोनों का ही अर्थ क्या होता है, समथिंग, यानी कि कुछ। दोनों का अर्थ क्या होता है, कुछ, लेकिन यूज अलग अलग होते हैं। यदि आपका जो स्टेटमेंट होगा, यदि आपका जो सेंटेंस होगा, वो यदि पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो किसका यूज करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। यदि आपका स्टेटमेंट निगेटिव है, और निगेटिव कैसे पहचानेंगे, यदि निगेटिव कोई वर्ड हो, है ना, निगेटिव सेंस दे रहा हो, तो वो आपके लिए किसका यूज करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। बात समझ में? देखिए जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, आई हैव एनी information about you। I have any information about you। तो यहाँ क्या गलती हुई, गलती ये हुआ कि आपका स्टेटमेंट यानी आपका जो सेंटेंस है ये कैसा है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। तो हमको क्या यूज़ करना है, आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू, यानी कि आपके बारे में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। बात समझ में? ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, देख लीजिएगा। या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ, पहला हो गया, आई हैव नॉट सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू। क्या मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पर गलती देगा, जो कि क्या है, निगेटिव सेंस देने वाला हमारा स्टेटमेंट है। क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, देख लीजिए। बोलिए, ये समझ में आया? ठीक है, चले आगे देखिए, इसको इरेज करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए, सम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर is required for this job। यानी कि सम नॉलेज, कुछ नॉलेज की आवश्यकता है, यानी कुछ नॉलेज की, किसकी, कंप्यूटर की आवश्यकता है इस जॉब के लिए। इस जॉब के लिए आपको कंप्यूटर की कुछ नॉलेज की आवश्यकता है, ठीक है ना। सम नॉलेज यहाँ पर समझ में,
इसी तरीके से मैं, ये आपको पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दिया तो मैंने क्या लगा दिया, सम। यदि मैं कह दूं एनी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, तो यहाँ पर आपको किसका यूज करना है, एनी का यूज करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हमको उम्मीद है कि आपको सम और एनी में कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों का अर्थ क्या है, कुछ, और कुछ के अर्थ में कैसे प्रयोग करेंगे। यदि पॉजिटिव सेंस दे रहा हो तो पॉजिटिव में हम सम का यूज करेंगे, यदि आपका सेंटेंस निगेटिव हो तो निगेटिव के लिए हम किसका यूज करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। चले आइए अब हम लोग चलते हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं यहीं पर। देखिए इसी तरीके से हम कभी कभी सेंटेंस में पाते हैं सम में कोई वर्ड जुड़ जाता है, क्या, जैसे कि सम हाउ, क्या हो जाता है, समथिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सम हाउ समथिंग, क्या जुड़ा, हम जब बाद में जोड़ते हैं तो सफिक्स करते हैं, प्रीफिक्स करते हैं, बोलिए, तो सफिक्स करते हैं। तो हमने ये मान लीजिए हाउ और थिंग्स को हमने इस सम यानी कि वर्ड में क्या किया, सफिक्स किया, तो सम हाउ बना और समथिंग बना। इसी तरीके से हम एनी में सफिक्स कर दें, एनी हाउ और एनीथिंग, एनी हाउ और एनीथिंग, तो इनकी भी कंडीशन वही है जो कि हमारी सम और एनी की है, यानी कि पॉजिटिव सेंस में सम और समथिंग का और निगेटिव सेंस में एनी हाउ एनीथिंग का। डू यू अंडरस्टैंड मी? बोलिए, ये समझ में आया आपको? जैसे हम कह दें आई नो एनी हाउ आई रीच्ड देयर। बोलिए, क्या सेंटेंस सही है? आई नो एनी हाउ आई रीच्ड देयर, तो ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर क्या होगा, आई नो समहाउ आई रीच्ड देयर। सेंटेंस यहाँ देखिए, आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस से जो आपका इसका जो अर्थ निकल रहा है, हिंदी का अर्थ, वो पूरी तरीके से सही होगा, लेकिन जो ग्रामर के यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार ये पूरी तरीके से आपका गलत होगा। एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो बात को समझिए, तो एनी हाउ यानी सम हाउ, इनका किस में प्रयोग होगा, एनी का यानी कि एनी या एनीथिंग का नेगेटिव सेंस में, सम हाउ और समथिंग का पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपसे पूछा जाता है। यहीं से देखिए, सम एनी का अर्थ होता है कुछ, सम का प्रयोग पॉजिटिव में, एनी का प्रयोग नेगेटिव में। इसी यानी सम से बना सम हाउ समथिंग, एनी से बना एनी हाउ एनीथिंग। दोनों का अर्थ यानी कि इन सम का और एनी का, इनका यूज हमेशा पॉजिटिव में होता है, और एनी का या एनी हाउ या एनीथिंग का इसका प्रयोग किस में होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव आपको सेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई, चलते हैं आगे। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, आपको ले चलते हैं लेटर और लेटर पर। लेटर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने चल रहे हैं, या उसके पहले मैं आपको एक थोड़ी सी और बात बता देना चाहता हूं। इसमें अंतर देख लीजिए, मैनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, मैनी ए और एन। मैनी आपका कोई न कोई सब्जेक्ट, ये इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आपका वर्ब, देन वर्ब। ध्यान से समझिएगा इसको दोस्तों, मैनी ए या एन या मैनी, इसका केस क्या होता है, तो यहाँ से ऐसे लिख लीजिएगा मैनी, इसी में बता देते हैं आपको, समझ लीजिए। जब भी कभी आपका मैनी के बाद ए या एन आए, क्या है, मैनी के बाद ए या एन का प्रयोग किया जाए,
तो इसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। किस नंबर का होगा, सिंगुलर नंबर का होगा, और वह भी किस नंबर का होगा, सिंगुलर नंबर का होगा। दैट्स इट। चलते हैं आगे। मेनी के बाद यदि आपका कोई भी आर्टिकल यानी ए या एन का प्रयोग ना किया हो तो आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल और वह भी क्या होगा, प्लूरल। डू यू अंडरस्टैंड मी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलिए, ये आपको समझ में आया? बोलिए, इफ यू वांट टू यूज मेनी आफ्टर ए एन, यानी कि मेनी के बाद आपको ए एन का यूज करना है, देन रिक्वायर्ड योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, देन वर्ब इज सिंगुलर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड मेनी इज नॉट prefer article an, then subject is your plural and then verb is your plural. Getting my point? यानी कि यदि आपने many के बाद an का प्रयोग करना सीखा, यदि an का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, यदि सिंगुलर आया तो वर्ब आपकी किस नंबर की, सिंगुलर नंबर की आएगी। दैट्स ऑल। यदि आपका many के बाद सब्जेक्ट आपका प्लूरल यानी कि आर्टिकल an का प्रयोग नहीं हुआ है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल, और देन सब्जेक्ट प्लूरल तो देन वर्ब भी प्लूरल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात आपको समझना है मेनी के केस में। बोलिए, यहाँ तक ये समझ में आया कि नहीं? बोलिए भाई। और दैट इज मेनी इज कॉल्ड, यानी कि जो मेनी का अर्थ होता है एक एक करके कई। क्या होता है? एक एक करके कई, ये अर्थ होता है। ठीक है, एक एक करके कई। मेनी का जो अर्थ होता है एक एक करके कई। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आया? बोलिए, एग्जाम्पल चलते हैं भाई, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, many a boy comes here to read English language. ठीक है, many a boy comes here to read English language, यानी कि many शब्द आया और many के बाद क्या आया, आर्टिकल ए आया तो आने वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर, जो उसके बाद आने वाला वर्ब है वो भी क्या है, सिंगुलर। ठीक है, चलते हैं। Many an opportunity are available in this job। बताइए, कुछ गलतियां हुई या सेंटेंस आपका सही है तो सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मेनी के बाद आपका क्या आया है, एन, और मेनी के बाद एन आया है तो आने वाला सब्जेक्ट आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा, है कि नहीं? और उसके बाद आने वाला वर्ब भी क्या होगा आपका, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर मेनी एन अपॉर्चुनिटी आर नहीं, इज़ अवेलेबल इन दिस जॉब, यानी कि इस जॉब में बहुत से अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर क्या है, अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात को समझ में आया? बोलिए। तो इस तरीके से हम मेनी के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मेनी और मेनी के बाद आर्टिकल ए एन और मेनी के बाद आर्टिकल का ना आना। ठीक है, तो चलते हैं आगे, ले चलते हैं हम आपको कुछ विशेष टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट आप अच्छे से सीखते चलिए। देखिए, ये ब्रीफ समरी है, हम ओवरऑल आपको एडजेक्टिव कुछ विशेष, जैसा कि आप लोग यदि हमारे पिछले वीडियो में ना देखे हों, यानी कि जितने भी एडजेक्टिव के रिलेटेड पार्ट से, तो उसको जा कर के देखेंगे तो उसमें हमने बखूबी सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया है। ये तो हमने आपको सिर्फ कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा कन्फ्यूज करते हैं बच्चों को, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनका कन्फ्यूजन एक छोटे छोटे से पार्ट को सेगमेंट में ले करके इनको दूर कर दिया जाए। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम ले चलते हैं हम आपको इसमें फर्दर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फर्दर और फर्दर क्या है, फर्दर और फर्दर। देखिए, ये जो फर्दर है क्या होता है, टू एक्सेप्ट या इन एडिशन टू या
टू एक्सेप्ट, इसके मतलब होता है के अतिरिक्त। क्या होता है? के अतिरिक्त। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि बात करें हम फर्दर, ये फर्दर होता है फॉर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फॉर से बना हुआ है। फॉर का अर्थ क्या होता है? दूरी के सेंस में आता है। किसके सेंस में? दूरी के सेंस में आता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू, यानी कि दो स्थानों के बीच की दूरी को शो करता है। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू, है ना। तो ये दो स्थानों के बीच में दूरी का भाव, किसका भाव देता है? दूरी का भाव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान दीजिएगा, फर्दर, वन एडिशन मोर या इन एडिशन टू, के अतिरिक्त भाव में, या टू एक्सेप्ट यानी कि को छोड़ करके, या के अतिरिक्त। ठीक है ना। अब इसकी बात करें फर्दर का, तो डिस्टेंस बिटवीन टू, दो स्थानों के बीच में दूरी का सेंस देता है। तो उसके अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? फर्दर का प्रयोग करते हैं। चले भाई लिखे, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर एक एक वर्ड समझते चलिएगा, एक एक चीज समझते चलिएगा। फर्दर, आई हैव, फर्दर आई हैव नथिंग टू सिंग, नथिंग टू सिंग या नथिंग टू से, ऐसा कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलिए, इसका अर्थ समझ रहे हैं क्या है? इसका अर्थ समझ रहे हैं? फर्दर, आई हैव नथिंग टू से, मैं इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कह सकता। मैं इसके अतिरिक्त, आई हैव नथिंग टू से फर्दर, यानी कि मैं इसके अतिरिक्त, मैंने उन्होंने कोई बात रखा होगा, कोई बात कहा होगा, तो उस बात के अतिरिक्त मैं कोई अन्य बात नहीं कह सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वही कह रहा है कि फर्दर आई हैव नथिंग टू से, नथिंग टू से। देखिए चलते हैं भाई, नेक्स्ट लिस्ट चलते हैं। बक्सर, बक्सर ये प्लेस का नाम है। किसका नाम है? प्लेस का नाम है। इज फर्दर फ्रॉम कोलकाता टू पटना, ऐसा लिख लीजिए। बोलिए, बताइए भाई। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दो तीन बातें यहाँ समझाऊंगा कि बक्सर आपका स्थान का नाम है। क्या नाम है? स्थान का नाम है बक्सर। इज, तो फर्दर नहीं होगा, फार्दर होगा। FARTHER, फर्दर फ्रॉम कोलकाता। अब यहाँ पर ये फर्दर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके लिए क्या होगा? देन का प्रयोग होगा। तो देन का प्रयोग यानी कि देन पटना इस, यानी कि जो जितनी दूरी आपका, यानी कि कोलकाता से पटना की दूरी बहुत ज़्यादा है। क्या है? बक्सर जो है कोलकाता के पटना से दूर है। बोलिए भाई, आई बात समझ में? इसी तरीके से मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम आपको छोटा सा एग्जांपल, छपरा, आपने नाम सुना होगा, छपरा दुर्ग एक्सप्रेस भी चलता है। छपरा इज फर्दर, FARTHER, फर्दर, ये है छपरा इज फर्दर फ्रॉम पटना, किससे? फ्रॉम पटना देन हाजीपुर, कुछ भी लिख दीजिए, हाजीपुर इज, पूरी सेंटेंस सही है, क्योंकि जो छपरा है इस फर्दर है, दूर है, किससे? पटना से हाजीपुर की अपेक्षा। हाजीपुर की अपेक्षा जो ये छपरा है वो पटना से दूर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से फर्दर और फर्दर के सेंस में, यानी कि इनका डिफरेंस आप जानते रहिए कि दूरी के सेंस में फर्दर होता है, और फर्दर आपका वन एडिशन टू या इन एडिशन टू एक्सेप्ट के अतिरिक्त के भाव में प्रकट होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे भाई। तो इसको आप देखिए, सारे पॉइंट्स को जो हम नोट कराते चल रहे हैं, हमेशा जब भी वीडियो देखिए
किसी का भी वीडियो देखिए, आपको वहीं से छोटी छोटी बात उठा करके अपने कॉपी में राइट डाउन करना है, नोट डाउन करना है, वो लिखते चलना है, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें ही एक दिन बड़ी चीज़ों में बदलती चली जाती हैं, है ना। तो आप धीरे धीरे कलेक्ट करते चलिए एक एक वर्ड को, एक एक चीज़ों को, एक दिन आपके पास कलेक्शन आओ, है ना, वर्ड का कलेक्शन हो जाएगा, पूरा शब्दकोश तैयार होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वकैब का सेशन सिर्फ कहने को होता है कि वकैब है, लेकिन आपको जो ग्रामर से कोरिलेट करता है, यानी कि जो ग्रामर में भी इनका भूमिका निभाता है, वहीं से एग्जामिनर आपको पुटअप करता है, क्योंकि उसका सेक्शन देखिए वो बांटता है आपके पार्ट को, ग्रामर के पार्ट को। पहली बात तो आपको ग्रामर यानी कि इंग्लिश को ग्रामर में बांटेगा, वकैब में बांटेगा और कंप्रीहेंशन में बांटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं थोड़ा सा अब आपको समझा ही देता हूँ कि किस तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछता है, क्योंकि एग्जाम पेपर बनाने वाले का दिमाग हमेशा कहता है कि मैं एक ही क्वेश्चन में कई प्रकार के लॉजिक आपसे पूछ सकता हूँ। हमने कहा कि जब भी कभी इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश में आपको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला किसमें? ग्रामर में, ठीक है। दूसरा आपका किसमें? वोकैब में, ठीक है। चौथा आपका किसमें? तीसरा आपका किसमें? कॉम्प्रिहेंशन में। ये इस तरह डिवाइड करेगी। ग्रामर को पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड करता है, किसमें किसमें? एरर में पूछता है, जो आपसे कॉमन एरर पूछा जाता है। उसके बाद आपका किसमें पूछेगा? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। तीसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाता है। वोकैब का सेक्शन भी आपका 3 या 4 पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए वोकैब का सेशन, पहले बात तो आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, ये आ गया। तीसरा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका आता है ये देखिए, हाँ, एडियम्स फ्रेज, एडियम्स एंड फ्रेजेस, ये पूछा। चौथा आपसे जो पूछता है स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, ये पूछता है। यदि कंप्रीहेंशन की बात करें तो कंप्रीहेंशन में आपका समझ लीजिए क्या क्या पूछता है। यहाँ से कंप्रीहेंशन में आपका पहला पार्ट आपका क्लोज टेस्ट, क्या होता है? क्लोज टेस्ट। दूसरा पार्ट आपसे जो पूछता है यहाँ से PQRS, जिसको हम पैरा जंबल के नाम से जानते हैं। तीसरा पार्ट यहाँ से आपसे पूछता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में आपको क्या देगा? कंप्रीहेंशन में आपको पैसेज देगा। क्या देगा? पैसेज देगा, ठीक है। पैसेज दे देगा और उससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पुटअप कर लेगा, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके से आपका ग्रामर, वोकैब और कंप्रीहेंशन में पूरा आपका ग्रामर डिवाइड है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि आप देखिए लॉजिक समझिए एग्जामिनर का, कि इस ग्रामर के पार्ट से हमने यहाँ पर देखिए ज़रा फर्दर पर निगाह डालते हैं और फर्दर पर निगाह डालते हैं। तो देखा जाए तो ये आपके मूल रूप से वोकैब के पार्ट हुए। किसके पार्ट हुए? वोकैब के पार्ट हुए। तो लेकिन एग्जामिनर इसको किस में जोड़ रहा है? आपके ग्रामर से जोड़ रहा है और एडजेक्टिव से। किससे? एडजेक्टिव से जोड़ करके इसको निकाला। तो एग्जामिनर ने आपको कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व किया कि ग्रामर में आपका ग्रामर इसके प्रति है कि नहीं है, और दूसरा आपका साथ ही साथ इसकी वोकैब की जानकारी है कि नहीं। यदि आपको इस वोकैब का पार्ट है तो वोकैब की जानकारी होगी, तो जब वोकैब की जानकारी होगी तो ग्रामर की भी जानकारी है कि नहीं, ये आपसे जानना चाहता है वो। तो एग्जामिनर इसीलिए एक ही लॉजिक क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में आपसे कई लॉजिकल तर्क करने की जानकारी चाहता है वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्यों ना अपने आप को इतना बेटर प्रिपेयर करिए कि वो कहीं से भी पुटअप करे, आपको उसके प्रति तैयार रहना है, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं। तो एक एक पॉइंट आप कैसे, एक एक पॉइंट कहीं से भी, किसी के भी यूट्यूब चैनल से मैं किसी जो है प्राथमिकता नहीं दे रहा हूँ, जहाँ से भी आपको, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा किसी भी चैनल पर जाइए तो उस चैनल को ऑथेंटिक मान करके,
या फिर उस चैनल पर आप जा करके उससे कंटिन्यू पढ़ते जाइए। यानी कोई भी चैनल हो, मैं किसी भी इवन मैं अपने चैनल की बात नहीं, किसी भी टीचर से पार्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि यदि आप जहाँ टिके, यानी कि पहली बात तो आप, क्योंकि देखिए क्या होता है जब कभी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर किसी सेल पॉइंट में जाते हैं तो बहुत सारे आपको एक ही आपने शर्ट लेना है, शर्ट के बहुत सारे वैराइटीज़ होती हैं, लेकिन पसंद कोई एक ही आता है ना, लेकिन देखना तो पड़ता ही है। तो जब तक वहाँ जाएंगे नहीं, उस पर रुकेंगे नहीं और उस पर देखेंगे नहीं स्थायी रूप से, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से आपको पढ़ाई से रिलेटेड है कि जब तक उस चैनल पर जाएंगे नहीं, जब तक उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, क्या पता हो सकता है कि वो मे बी हमको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहा हो। तो आप हमेशा, और उसमें से भी आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो निकाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। चलते हैं पुनः अपने टॉपिक पर चलते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस पार्ट में ये आपसे एग्जामिनर आपको एग्जाम में परेशान करता है। चलिए हम ले चलते हैं आपको आगे। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहली बात तो सबसे पहले हमने सम और एनी का डिफरेंट बता दिया। उसके बाद हमने आपको मैनी में आपको डिफरेंट बता दिया कि मैनी ए एन के बाद क्या आएगा, मैनी के बाद क्या आएगा। उसके बाद हमने आपको फर्दर और फर्दर में डिफरेंट बता दिया कि इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे लेटर, क्या लेटर, LATER, LATTER, लेटर, दोनों का बहुत ही गंभीर रोल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इन सब का। बस में अब जरा इनका अर्थ देखेंगे। दोनों का अर्थ यही होता है बाद में, क्या होता है बाद में। लेकिन जो ये लेटर है इसका अर्थ होता है लेट से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? लेट से। बोलिए भाई, समझ आया कि नहीं? अब लेट से जब संबंधित होता है तो लेट यानी कि देरी के सेंस में, यानी समय का भाव प्रकट करेगा। किसका? टाइम के भाव में आएगा ये, देरी के सेंस में। और लेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? लेटर। क्या होता है? लेटर, यानी कि देरी के सेंस में। ठीक है, चलते हैं आगे। इसको समझिए, लेटर को, LATTER, लेटर को। अब इसका संबंध होता है लेटर। क्या है? लेटर। इसका अर्थ होता है फॉर्मर। क्या होता है? फॉर्मर। अब फॉर्मर वो किसान वाला फॉर्मर नहीं, FORMER नहीं, FORMER। इसका अर्थ होता है पूर्व या पहले का, यानी कि लेटर यानी पूर्व या पहले का। ठीक है ना? अब बात को समझिए, लेट ये देरी के सेंस में आएगा, ये किसके सेंस में आएगा? पूर्व या पहले का। यानी कि इसका अर्थ देखिए, इसका आपने टाइम में मेजर कर लिया, इसका आपको किस में मेजर करना है? सीक्वेंस। किस में? सीक्वेंस। यानी कि आपको किसी का क्रम बताना है तो आपसे, जैसे क्रम बताना है तो आपका फॉर्मल वाला, यानी कि फॉर्मल यानी लेटर यानी कि पहले वाला इससे बेटर होगा। जहाँ सीक्वेंस का भाव प्रकट हुआ, अभी हम एग्जांपल से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। यानी जहाँ सीक्वेंस का भाव प्रकट होगा वहाँ पर लेटर, और जहाँ पर आपको देरी का सेंस होगा आपका वहाँ पर लेटर आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बोलिए भाई। आया? चलिए एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल, अब यहाँ से थोड़ी सी बात को समझिए जो आप नोट करके लिख सकते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए, जो नोट करके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसको रिमार्क करके लिख लीजिए ये साथ ही साथ, क्योंकि लेटर LATER के साथ हमेशा क्या आता है? देन आता है। LATER के साथ क्या आता है? देन आता है। लेकिन जबकि LATTER के साथ क्या नहीं आता? देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह क्रॉस कर दीजिए। यानी LATER लेटर के साथ देन आता है, LATTER के साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सीक्वेंस का भाव देता है और ये किसका है? लेट का कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ देन लेता है, क्योंकि तुलना का भाव प्रकट करता है। किसका? कंपैरिजन का भाव प्रकट करता है। जब कंपैरिजन का भाव प्रकट करेगा तो किसका यूज होगा? देन का। चले भाई, चले। अब हम जैसे एग्जांपल देते हैं,
समझिए एग्जाम्पल यहाँ पर, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, आर ब्रदर्स। अब बात को यहीं समझते चलिएगा। मैंने कहा राम एंड श्याम क्या हैं, ब्रदर्स हैं, बट देखिए आगे, बट द फार्मर, बट द फार्मर इज मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट देन लेटर, देन लेटर। बात को समझिए। हमने कहा राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम क्या हैं, भाई हैं, बट लेकिन द फार्मर, क्या, फार्मर, यानी कि अब फार्मर आया, फार्मर हमने अभी बताया कि नहीं, नहीं बताया, यही है फार्मर, यानी कि लेटर, लेटर का अर्थ हमने क्या बताया था, फार्मर, क्या बताया था, फार्मर, यानी कि पहले वाला, यानी कौन, राम, ठीक, इज मोर इंटेलिजेंट देन लेटर, लेटर मीन्स बाद वाले। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे गलती क्या देगा, गलती ये देगा, यहाँ पर लेटर की जगह क्या लिख देगा, लेटर, या ले टी ई आर, क्या देगा, या ले टी ई आर, लेटर। तो यहाँ पर ये लेटर का अर्थ होता है देरी से, किसका, देरी से, लेकिन जब हम इसका प्रयोग करेंगे लेटर का, या ले टी टी ई आर, या ले टी टी ई आर। अब यहाँ देखिए भाई, द फार्मर इज मोर इंटेलिजेंट, यानी कि पहले वाला बहुत ही इंटेलिजेंट है, किसकी अपेक्षा, देन लेटर, बाद वाले की अपेक्षा, यानी कि श्याम की अपेक्षा राम क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस सेंटेंस इज शोज दैट राम इज फार्मर एंड श्याम इज लेटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये राम जो है पहला है, श्याम क्या है, बाद वाले क्वेश्चन है, तो यानी राम इज इंटेलिजेंट देन श्याम। ठीक है, चले आगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। जैसे हम कह दें ही केम लेटर, अब यहाँ समझिए, ही केम लेटर देन आई, देन आई, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, तो यहाँ पर ही केम लेटर, बोलिए कुछ समझ में? तो आपको समझना होगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा यल ए टी टी ई आर, यल ए टी टी ई आर, लेटर, तो इसका अर्थ आपने समझ लिया, मान लीजिए बाद में, बाद वाला, तो ठीक है, ही केम लेटर देन आई, यानी कि वह बाद में आया, मेरे से बाद में आया, ये आपने लॉजिक निकाल लिया, निकाल लिया। लेकिन समझिए, अभी हमने जस्ट नोट में लिखाया कि लेटर, यल ए टी टी ई आर अपने साथ क्या नहीं लेता, देन नहीं लेता है, यहाँ पर क्या लगा है, देन लगा है, जबकि यल ए टी ई आर अपने साथ क्या लेता है, देन लेता है, और जब देन लेता है तो इसके लिए क्या आएगा, तब यल ए टी ई आर, यानी कि वह देरी से आया, यानी कि मुझसे देरी से आया, यानी कि मेरे से पहले वो देरी से आया, यानी मैं पहले आया तब वो आया, तो यहाँ पर क्या अर्थ होगा, यल ए टी ई आर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। बोलिए एक बार देखिए, समझिए इसको ज़रा। यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं, बताओ जी। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं कि आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको एक एक पॉइंट अच्छे से बता देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम कह दें संजय केम लेटर देन दीपक। बोलिए, सेंटेंस आपका गलत है, क्या होगा, संजय केम लेटर देन दीपक।
तो यहाँ पर LATTER से नहीं, LATER का अर्थ है, क्योंकि देन भी लगा हुआ है और LATTER का भी देन लेता नहीं है, LATER अपने साथ देन का प्रयोग करता है कि संजय जो है देरी से आया दीपक की अपेक्षा। डू यू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन? आपने समझा इस सेशन में क्या क्या मैंने बातें बताई? तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर के जो एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।